अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो एक क्लैरिफ़िकेशन जो कुछ लोगों ने मुझे जो मेरा पिछला व्लॉग था उसके बारे में कही और कहा कि जी आपने थोड़ी-सी ज़रा सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं आउटगोइंग चीफ़ के बारे में और थोड़ा-सा ज़रा आपको हाथ हल्का रखना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि नॉर्मली तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा उनसे यही गुज़ारिश थी कि जनाब ये जो सूरत हाल हुई है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसमें हमारी जो धरती माँ है, उसके साथ ज़ुल्म किया गया है और जब धरती माँ की बात आएगी, तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता और फिर मुझे कोई अखलाकियात ना सिखाए जाके अखलाकियात सिखानी है, तो जाके आप अरशद के घरवालों को बताएँ कि जनाब उन्होंने क्या ज़ुल्म किया उनके साथ। फिर आप अगर कोई बात करनी है तो जाके आप जो आज़म स्वाति साहब हैं, उनकी जो साहबज़ादी हैं उनसे पूछ लें कि इनके साथ क्या अखलाकियात का बर्ताव करना चाहिए। फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनसे जाके पूछ लें कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है। तो ये अखलाकियात का मामला नहीं है, ये है धरती माँ के साथ ज़ुल्म और जबर का मामला। तो उस पे जो बात आएगी तो उस पे मैं आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प। तो इसलिए जिनको तकलीफ़ हुई है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मुझे और बाकी पाकिस्तानियों को हुई है। तो इसलिए प्लीज़ इसमें तो आप मुझे माफ़ी रखें। दूसरी बात ये है कि आज हमने 2-3 बातें करनी हैं। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम मुख्तसरन बात कर लें, लेकिन सबसे पहली पहली बात जो है कि एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि जनाब नए जो चीफ़ साहब हैं, हाफ़िज़ साहब, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके बारे में कहा गया है कि जो चेंज ऑफ कमांड की जो सेरेमनी थी, उसके बारे में। अब ये यकीन मानें कि जिस दिन ये सेरेमनी हो रही थी, मैंने उसको पूरा देखा और जब देख रहा था मैं, तो मुझे शर्म आ रही थी कि यार एक तरफ हम लोग डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल वर्ज के ऊपर खड़े हुए हैं और हमें लोग हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं दुनिया में कि ये कैसा मुल्क है। एक तरफ वर्ज के ऊपर डिफ़ॉल्ट के खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देखें कितना पॉम्प एंड शो और इस तरीके से जनाब बड़े वो ज़बरदस्त किस्म के बैंड बाजे और पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं अभी ये सोच रहा था, मैंने ट्वीट भी करना था, लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत लेट नाइट था, तो इसलिए वो जब मैं सेरेमनी ख़त्म हुई तो नींद बहुत आई हुई थी, तो मैं सो गया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया और नए चीफ जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर दिया, क्योंकि देखें ये हमारे हमसाया मुल्क जो कि हमसे बहुत बड़ी आर्मी रखता है, 13-14 लाख के करीब उनकी आर्मी है और उनकी अफ़वाज का एक बहुत ह्यूज साइज़ है। इसके बावजूद उनकी जो सेरेमनी होती है तो वो एक कमरे में बैठ के एक स्टिक उसको पकड़ा देते हैं, चलें जी फ़र्क। और वैसे ही हमारे यहाँ भी यही ऐसे होता था। ये बेड़ा गर्क हुआ था कियानी साहब का कि जब उन्होंने ये शुरू किया, एक अपनी मतलब एक फूंपा हमारी नहीं ख़त्म होती। जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन हमारी जनाब वो कल्फ वाले कपड़े और यूनिफ़ॉर्में और इस तरह की चीज़ें ये ख़त्म नहीं होती। और फिर यूनिफ़ॉर्में भी ऐसी हैं कि जैसे सजावट है, कमाल किस्म की जनाब, मेडल्स लगे हुए हैं और पता नहीं कौन-कौन से मेडल्स इन्होंने अचीव किए हुए हैं, जो ये शो करते हैं और फिर पूरा शो ऑफ भी करते हैं। और फिर साथ बैंड बाजा चल चल रहा होता है। वो ये बैंड बाजे आजकल की जंग में काम नहीं आने। ये तूतियाँ-शूतियाँ जो है ना, ये सारी की सारी बढ़ जाती हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसलिए अपनी जंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो जंग का पैराडाइम है, उसको असर-ए-नौ चेंज करें, उसको देखें कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं। आज की जो जंग है वो किस तरह की है। आप ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश ट्रेडिशंस को अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो उनको आप बस कर दें। कहाँ तक लेके चलना है उनको और उससे क्या हमें मिला क्या आज तक। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात थी और उन्होंने इसको वापस ले लिया है और ये मेरा ख़्याल है कि उनको क्रेडिट जाएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि फ़ौजें जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से नहीं लड़ती हैं, ना ही ये इस तरह के पॉम्प एंड शो से लड़ती हैं। अभी आपने हाल ही में देखा अफ़गानिस्तान में तालिबान ने क्या किया? एक सुपर पावर को उड़ा के बाहर मारा है उन्होंने। उनके पास तो ना कोई तूतियाँ थी, ना कोई बैंड बाजे थे, ना उनके पास कोई यूनिफ़ॉर्में थी, इतने-इतने बड़े-बड़े मेडल्स और जनाब ये स्ट्राइप्स और पता नहीं क्या-क्या, कुछ भी नहीं था उनके पास। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो रहा। आपसे पाकिस्तान के अंदर के हालात ठीक नहीं हो रहे, आपने क्या करना है? तो इसलिए इसको वेलकम करते हैं। दूसरी जो एक जो खुशखबरी थी उसके बाद जो एक बुरी खबर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ जो कि मुझे आज बहुत दुःख हुआ और वो ये है कि इकॉनमी में हम कितने पीछे चले गए हैं। एक मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि 1 साल के अंदर ये दुनिया न्यूज़ ने खबर इसको लिखा है, जो बड़ी वैसे अजीब बात है कि दुनिया ने भी लिख दी है। 1 साल में करेंसी की कदर जो है वो 75.65 रुपए कमी वाक़ई हुई है उसमें।
آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کی کرنسی کی کیا حالت ہے۔ زر مبادلہ ذخائر جو ہیں 9.13 ارب ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ یہ جن کو لایا گیا تھا نا، یہ باولا لے کے آیا تھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ 7-8 مہینے کے اندر اندر 9.13 ارب ڈالرز جو ہمارے ذخائر ہیں وہ کم ہو گئے۔ صنعتی پیداوار جو ہے وہ 7.6 سے گر کر 0.01 پہ چلی گئی ہے۔ 0.01% پہ آ جانا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ بجٹ خسارہ جو ہے وہ 438 ارب سے بڑھ کر 809 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ڈبل ہو گیا ہے۔ جو یہ کہتے تھے جی کہ عمران خان سے مہنگائی نہیں قابو آ رہی اور اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور ہم ساری جماعتوں کو لے کے آئیں گے، اور جناب سے سارا یہ جو ملغوبہ اس نے لے کے آیا تھا، یہ دیکھیں اس نے کیا کیا کیا۔ یہ تو اتنا بڑا کیس ہے اس کے خلاف ٹریزن کا، کہ آپ اس کو پکڑیں اور دیکھیں کہ اس نے ہمارے ملک کے ساتھ، معیشت کے ساتھ کیا کر دیا، ہم پتہ نہیں 30 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ مہنگائی کو دیکھیں، 9.2 تھی، اس سے بڑھ کے 26.6، یہ ان کو یہ آفیشیل فگرز بتا رہے ہیں، حالانکہ ایکچولی یہ 40 تقریباً فیصد پہ چلی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 5.3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 2.8 بلین ڈالرز تک آ گئی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو اکانومی کی بات آ گئی۔ اب ذرا تھوڑا سا دوسرا چلتے ہیں کہ ہماری جو دوسری جو بات تھی، دوسرا جو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے فائنلی مبارکباد پیش کر دی ہے جناب جوائنٹ چیفز کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی، سید شمشاد مرزا صاحب کو، اور نئے چیف جو ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کو بھی۔ اور اس میں انہوں نے قائد اعظم کا جو ایک کوٹ تھا، اس کو انہوں نے اس میں تحریر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو لکھا ہے میں آپ کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ فارگیٹ، یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں، ڈو ناٹ forget that the armed forces are the servants of the people، کہ آرم فورسز جو ہیں وہ عوام کی خادم ہیں، چلیں غلام کا لفظ نہ بھی کہیں، خادم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی۔ یہ ذرا کان کھول کے آپ سنیں کہ قائد اعظم افواج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ خادم ہیں، اگرچہ غلام آپ نہیں نہ بھی مانیں، لیکن چلیں خادم ہی صحیح، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل پالیسی نہیں بنائیں گے۔ It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted۔ اب یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے کوٹ کیے ہیں عمران خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی جو طاقت ہے وہ عوام سے آتی ہے، اور عوام سے کشید ہو کے آتی ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ورڈ انہوں نے یوز کیا، کشید ہونا، کیونکہ جو کشید کو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کشید کا کتنا اچھا کانسیپٹ ہے اور کتنا پروسیس ہوتا ہے اچھا، جس میں سے یہ نکل کے چیز نکلتی ہے اگر اس کو چلنے دیا جائے تو۔ لیکن میری خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ہی وہ جو پی ایم اے میں ایک حلف پڑھایا جاتا ہے ان کو، افواج پاکستان کے جب نئے کیڈٹس آتے ہیں ان کو جب وہ حلف دیا جاتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ذرا کوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس حلف میں یہ کیا کہتے ہیں، اور وہ بھی اگر آ جاتا تو اس سے میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو جاتا اور ان کو پتہ چلتا کہ ان کے اصل فرائض کیا ہیں، اور یہ اصل میں جو کام ان کا تھا وہ چھوڑ کے اب کس کام پہ لگ گئے ہوئے۔ تیسری بات جو ہے وہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ آج کا جو ولاگ ہے یہ میں کر ہی اسی لیے رہا ہوں، اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے، اور ویڈیوز کی آڑ میں جو سیکسٹورشن کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے، اور یہ ایک تو ہم نے ورڈ سنا تھا ایکسٹورشن کا، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سیکسٹورشن کرتے ہیں، یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس کے ایوز جو ہیں وہ مختلف چیزیں ان سے کرواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی چیزیں کرتے ہیں۔ اور ان دس کیس جو اعظم سواتی صاحب کا کیس ہوا ہے، اب یہ دیکھیں آپ کے کتنا بڑا ہے، یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اس کو مثال بنانا چاہیے نئے چیف صاحب کو، کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری افواج پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جو ویڈیوز بنائی گئی تھیں، اور اعظم سواتی صاحب کے بقول اور ان کی جو بات ہوئی تھی اس حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے، اس سے پتہ چلا تھا کہ یہ تقریباً 2020 کا واقعہ ہے، یعنی اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جب جوڈیشل کمپلیکس میں یا جہاں پہ بھی، اگر وہاں پہ کوئٹہ میں کسی بھی جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو وہ تھی تو سرکاری جگہ، اب ایک سینیٹر کو جا کے ظاہر ہے کہ کسی ایسی عام جگہ پہ تو نہیں انہوں نے ٹھہرانا تھا، وہ وہاں پہ تھے اور وہاں پہ یہ ہوا، تو یہ کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں تھا،
और अगर ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक मैटर ऑफ पॉलिसी था। ये एक पॉलिसी थी कि लोगों की वीडियोज़ इस तरह की बनाई जाएँ। अब जो बनाने वाला था उसको ये कि तो नहीं पता होगा कि शायद ये अपनी बेगम के साहिबा के साथ हैं या कोई और खातून है। लेकिन जो बेगम साहिबा के साथ उनकी जो वहाँ पे शब बसरी थी, उसको उन्होंने दिखाया और उसको उन्होंने कैप्चर किया। अब मुझे एक बात बताएँ, मैं आज़म स्वाति साहब को पर्सनली जानता हूँ, मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं 20-25 साल से उनको जानता हूँ। जब वो अमेरिका में उनका कारोबार चल रहा था, उस वक़्त से जानता हूँ। मैं उनकी बेगम साहिबा को भी जानता हूँ। वो इंतहाई शरीफ और इंतहाई नफ़ीस खातून हैं। उनके साथ हमारे फैमिली ताल्लुकात भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने ये किया है, आप यकीन करें कि मुझे इतनी शर्म और इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फ़ील होती है कि मैं उस शख़्स को अब ज़िंदगी में कैसे मिलूँगा? मैं क्या उसको किस मुँह से मिलूँगा कि उसके साथ क्या हुआ? और हम कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, अब ये अगर मैटर ऑफ पॉलिसी है, तो नए चीफ़ साहब जनाब हाफ़िज़ सैयद मुनीर अहमद साहब, आसिम मुनीर साहब, ये जो पॉलिसी है, ये बेसिकली आपकी नेशनल सिक्योरिटी का एक इश्यू बन जाता है। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाता है, तो आपके लिए ये इस वक़्त फ़ोरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ये जो डर्टी बिज़नेस, डर्टी हैरी ने शुरू किया हुआ है, इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। मुझे एक बात बताएँ, जो ये काम कर रहा है, वो इसके साथ-साथ अगर अपना साइड बिज़नेस शुरू कर दे, एक तो वो आपके लिए कर रहा है, एक वो अपना साथ-साथ अपना शुरू कर दे, तो उसको आप रोक सकते हैं? या उसके ऊपर आप कोई कदगन लगा सकते हैं कि भई नहीं आपने 1 वीडियो बनानी है, 2 नहीं बनानी। आपको याद होगा जो राव अनवार था, उसको क्यों सज़ा नहीं हुई थी? पूरे का पूरा सिस्टम हाइजैक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट तक वो आया था। कहाँ पे है वो? क्यों नहीं सज़ा हुई? इसलिए कि उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसके पास भी वर्दी वालों की, दूसरी हर किस्म की वर्दी वालों की और बगैर वर्दी वालों की भी काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। इसलिए उसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ जो ये करता है, वो अपने सीनियर्स के लिए भी तो कर सकता है। अगर वो अपने सीनियर्स के लिए कर सकता है और वो ज़ाहिर है कि करता होगा, तो फिर वो सीनियर्स भी जो हैं वो उनकी क्या हालत होगी? अच्छा, फिर ये क्या गारंटी है कि वो एक ही कॉपी बनाता हो या कई कॉपीज़ बना लेता हो? समझ रहे हैं ना आप? और अगर वो जितनी भी कॉपीज़ बना सकता है, तो वो जिसको मर्ज़ी चाहे दे दे। वो चाहे इंटरनली किसी को दे दे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर भी दे सकता है। उसको आप रोक तो नहीं सकते कि वो कहाँ पे भेजे, कहाँ पे उनको डिपॉज़िट रखे, कहाँ पे उनको किसी सर्वर पे डाल दे। आपको जेफरी एप्स्टीन का तो याद है ना जो बहुत बड़ा एक केस हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं ये अनएंडिंग हैं। फिर वो उन ममालिक को जो कि बाहर के ममालिक हों, आपके दुश्मन ममालिक को अगर वो बेच दे और मुँह बोली कीमत ले उसके ऊपर, तो वो तो उसको देंगे ना। और अगर उसके पास ऐसे-ऐसे लोगों की हैं जो कि डिसीज़न मेकर्स हैं, जो कि हर तरह के डिसीज़न्स लेते हैं, तो फिर अगर हमारे जो दुश्मन ममालिक के पास ये चीज़ें आ जाएँ, जो कि लगता है कि आ जाती हैं उनके पास, तो फिर वो कैसे-कैसे काम उनसे नहीं करवाते होंगे। कैसी-कैसी उनको ब्लैकमेल करके डिसीज़न्स नहीं करवा लेते होंगे और कैसे-कैसे रेजीम चेंज ऑपरेशंस नहीं हो जाते होंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि इससे कोई भी नहीं बचा हुआ। ना कोई बड़ा-बड़ा जो जो फैसला साज़ लोग हैं वो बचे हुए हैं, ना ही कोई दूसरे जो बगैर वर्दी वाले हैं वो बचे हुए हैं। आप देखें ना ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला है ये तो सिर्फ़ एक ज़ाहिरन एक चीज़ हो गई ना कि पता चल गया। ये रात को अदालत ऐसे तो नहीं खुल जाती। हमज़ा को छुट्टी वाले दिन ज़मानत कैसे मिल जाती है? नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं, वो कैसे गिर जाती हैं और फ़ौरन जनाब उनको एयर एम्बुलेंस सो कॉल्ड के ऊपर बाहर भेज दिया जाता है। नैब के लॉज़ चेंज हो जाते हैं और अब तो कहा गया है कि 50 करोड़ से कम तो करप्शन ही कोई नहीं है। तो ये नून लीग वाले जो हैं, जो भी इसमें वो भी इनका भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा कारोबार है उनका, बड़ा काम है उनका और बड़ा नाम है। मरियम ने खुद कहा था कि हमारे पास काफ़ी लोगों की वीडियोज़ हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जो अरशद शरीफ का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हो रही है। अब किसी ने उनको रोका हुआ है ना, किसी ने तो कहा हुआ है ना कि नहीं जी आपको लाखों करोड़ों अगर खतूत आ रहे हैं, वो इमरान रियाज़ बेचारा जब रोज़ लगा हुआ होता है जी कि आप हमारे खतूत भेजें, वो भई खतूत से नहीं होगा ये। एक बंदे के पास कुछ है, उसके पास माल है, जो जब तक वो नहीं कहेगा वो नहीं होगा।
अब इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, मुझे वैसे ये केस याद आ गया कि इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, वो किन लोगों ने करवाया, ये इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। जिन लोगों ने भी करवाया होगा और जिनसे करवाया गया होगा, उनके पास उनकी भी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। और फिर बाय द वे जिस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था, वो जो नशेई सा था, उसको जो पकड़ के लेके गए थे, वो कौन थे? और फिर जिन्होंने वीडियोज़ बनाई थी, सिर्फ़ उनको ही जो 2-4 लोगों को आप पकड़ लें कि वो कहाँ पे लेके गए थे और कौन लोग थे, तो आपको सारा केस पता चल जाएगा। और फिर केस क्यों नहीं होने दिया जा रहा? पुलिस किधर है? पुलिस के जो आईजीज़ वगैरह या दूसरे लोग हैं, क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, जो नए चीफ़ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए। और क्या मुझे ये भी बताएँ, आप तो हाफ़िज़ कुरान हैं चीफ़ साहब, क्या हमें इस्लाम इजाज़त देता है इस तरह की चीज़ें करने की? इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, वरना शायद कई लोगों के साथ इस तरह की बात करें तो वो कहते हैं, हाँ, रिलिजन की बात कर रहा है। तो आप तो हाफ़िज़ कुरान हैं। लोगों की प्राइवेसी को इंश्योर करना तो एक स्टेट के लॉज़ का काम होता है। क्या इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाएँगी? लोगों के प्राइवेट जो मोमेंट्स हैं, उनको पब्लिक किया जाएगा, उनको ज़लील किया जाएगा और फिर उनकी बेटियों को वो वीडियोज़ भेजी जाएँगी। शर्म आनी चाहिए। और इस केस के ऊपर तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जिस शख़्स ने ये हरकत की है, उसको तो करार वाक़ई सज़ा दें ना। उसको तो पकड़ के फ़ौरी, मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पे आपको ये आईएसआई के हेडक्वार्टर जाके तो ये पूछना चाहिए कि ये किसने हरकत की थी? और जिसने भी की थी, उसको तो उल्टा लटकाएँ ना। और मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पर आपको ये ऑर्डर्स देने चाहिए कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग फैक्ट्री है, इसको फ़ौरी तौर पर डिसमेंटल किया जाए। और जिन-जिन लोगों ने ये की है, उसको उनको पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि ये आपकी स्टेट पॉलिसी नहीं हो सकती। ये पॉलिसी किसी और जगह पे होगी, लेकिन ये स्टेट पॉलिसी नहीं हो सकती। इनको सज़ाएँ दें, जितनी भी हो सकती हैं। और जो आईएसआई का जो काम है, वो उनसे कहें खुदा का वास्ता है वो कर लें। पिछले कई सालों से हमने कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं देखी, जो आईएसआई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की टॉप एजेंसी है। भई वो कैसे करेंगे जब तक वो इन चीज़ों से नहीं पीछे हटेंगे? और बाय द वे आईएसआई को भी थोड़ा-सा रीऑर्गनाइज़ और रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि बकौल बाजवे के, उन्होंने खुद कहा था एक जगह पे कि आईएसआई जो है वो स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुकी हुई है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लोगों का रिस्टोर करना पड़ेगा, नॉट बाय स्केयरिंग देम ऑफ, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने से। और 4 डीज़ की मैं बात करूँगा, 4 डीज़ फ़ौरी तौर पर आप शुरू करें। एक तो डिसओन करें, पिछली जो रजीम थी, पिछली जो लीडरशिप थी आपकी, उससे डिसओन करें, डिसएसोसिएट करें उनके तमाम लोगों से, डिस्कनेक्ट करें और डिसअसेंबल करें। जो-जो चीज़ें चीज़ें वो बना के गए हुए हैं, जो सेटअप बना के गए हुए हैं, उनको वो डिसअसेंबल करें, उनसे जान छुड़ाएँ और नया रास्ता जो है वो इख्तियार करें, नई शुरुआत करें, ताकि जिन लोगों का जो अंजाम पहले आपने देख लिया हुआ है, जो ये काम कर रहे थे, वो उस तरह का अंजाम आपका ना हो। और हम ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका अंजाम इस तरह का हो। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ये आपकी जो आगाज़ है ये अच्छा हो, अच्छे तरीके से हो और अल्लाह ताला आपको मदद करे, आपकी हिफ़ाज़त करे और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए आपका जो जज़्बा है, उसको उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत डाले। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।